तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारी मौजूद। तो लगातार यूपी में चाहे विकास की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर जो परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही, उन परियोजनाओं में कितना काम हुआ है उसका फीडबैक अधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे। विकास कार्यों में कोई लापरवाही ना बरती जाए, विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो। हर विभाग के साथ में वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य भी है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हर विभाग की इसमें भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हर विभाग के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। विभागों को जो पैसा बजट में दिया जा रहा है उसका कितना खर्च हो पा रहा है, कितना स्पेंड हो पा रहा है, या फिर जो परियोजनाएं चल रही हैं वो कहां तक पहुंची हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, परियोजनाएं समय पर जो पूरी नहीं हो पा रही हैं उनमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये भी मीटिंग के दौरान अधिकारियों से वो पूछते हैं। और ये मीटिंग की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं। तो सीएम योगी के अधिकारियों के साथ में बैठक, लगातार वो हर विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। आज भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में उनकी मीटिंग है। तो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी की भारतीय डाक अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। तो सीएम योगी के अधिकारियों के साथ में बैठक की यह तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ में मीटिंग करते हुए, इससे पहले भी लगातार वो मीटिंग कर चुके हैं। सभी विभागों के, चाहे मंत्रियों की बात करें, कैबिनेट बैठक हुई थी, बैठक के बाद सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक, और समय समय पर हर जिले के अधिकारियों के साथ में कानून व्यवस्था को लेकर भी वो बैठक करते हैं। उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की तरफ से भी उनकी तरफ से कहा गया कि सख्त निर्देश हैं कि कोई भी कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करे तो उसे उसी तरह से निपटे, सख्ती करे। और जो विकास परियोजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करे, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करे, तो उस पर सख्त कार्रवाई करे। पिछली बैठक में ये निर्देश दिए गए थे सभी अधिकारियों को, और आज एक बार फिर से भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में उनकी आज मीटिंग है। मीटिंग में सभी बिंदुओं पर वो चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां पर अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में उनकी मीटिंग इस वक्त चल रही है। भारतीय डाक सेवा में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कितना अभी फिलहाल भारतीय डाक सेवा का योगदान है, विस्तार कैसे और किया जा सकता है, किस तरह से भारतीय डाक सेवा को और डिजिटलाइज किया जाए, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल है, और भारतीय डाक सेवा को और कैसे आधुनिक बनाया जाए उसको लेकर वो ज़रूर अधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से, जहां पर भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में सीएम योगी मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। भारतीय डाक सेवा की क्या कुछ अब तक की उपलब्धियां रही हैं और आगे क्या कुछ बदलाव भारतीय डाक सेवा में किए जाने चाहिए, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, विस्तार से हर एक अधिकारियों से वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, आज की ये बैठक भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में, क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य? जी बिल्कुल, देखिए कि आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ महाकुंभ द्वारा राष्ट्र निर्माण विषय पर ये पूरी आयोजित की गई थी बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे, साथ ही साथ इसके तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कैसे भारतीय डाक सेवा और इस दौरान महाकुंभ को लेकर के क्या कुछ बेहतर चीजें की जा सकती हैं और क्या कुछ बेहतर परिणाम रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं महाकुंभ भव्य और दिव्य भी नजर आया है। तो लिहाजा इस बैठक में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक महाकुंभ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पर ऐसे बहुत अद्भुत और बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, और महाकुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। लिहाजा इस दौरान अधिकारियों की भूमिका भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और इसलिए इस महाकुंभ के समापन के बाद अब ये एक बैठक की जा रही है, जिसमें कि तमाम चीजों के को लेकर के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हमेशा ही अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो उसके बाद फीडबैक लेने के लिए
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों की पर नजर रखते हैं, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जब भी इस तरह के और भी बड़े आयोजन हो या इस तरह के तमाम कार्यक्रम हो, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आए। वो क्या कुछ अगर कुछ खामियां हैं तो इन पर काम करना चाहिए, तो उस पर भी जरूर वो फीडबैक लेने के दौरान तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। तो लिहाजा उसी दिशा में ये बैठक आज आयोजित ये कार्यक्रम किया गया था, जिसमें IIM और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ महाकुंभ द्वारा राष्ट्र निर्माण विषय पर ये पूरा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बिल्कुल शुभम, और देखिए महाकुंभ की जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम रही, जो विश्व रिकॉर्ड बना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी कि इस तरह का आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। अब महाकुंभ तो बीत गया शुभम, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काफी ज्यादा मुख्यमंत्री गंभीर है। अभी बजट का भी ऐलान किया गया, अब बजट को धरातल पर कैसे उतारना है, तमाम जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं को समय पर कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। लगातार वो अधिकारियों के साथ में, हर विभाग के अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि जैसे कि बीते दिनों हमने देखा परिवहन विभाग के साथ उनकी बैठक हुई, ऐसे ही कुंभ का समापन हुआ है। तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में भी, जैसे कुंभ के दौरान भी वो सदन में भी मौजूद रहे, बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन भी रहे, और जैसे ही ये महाकुंभ का समापन हुआ है, तुरंत वो वापस से उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने के लिए, विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए क्या कुछ तमाम ऐसे ठोस कदम हो सकते हैं, लिहाजा उससे संबंधित तमाम चीजों पर वो खुद आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और ऐसे में बीते दिनों परिवहन विभाग के साथ बैठक करें, ऐसे ही अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा वो कर रहे हैं, क्योंकि 45 दिन से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन चल रहा था महाकुंभ का। उस वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पूरे कार्यक्रम की खुद, क्योंकि वो निगरानी कर रहे थे, उनकी देखरेख में तमाम चीजें हो रही थी, क्योंकि किसी भी तरह से लोगों को किसी भी तरह से कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ये एक बड़ी चुनौती थी। तो इस दौरान तमाम चीजों पर अभी उस समय नहीं चीजें पर, हर चीज पर नजर रखी जा सकती थी। तो ऐसे में जैसे ही वो चीज समाप्त हुई है, तुरंत वापस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने के लिए, विकास की तरफ अग्रसर करने का काम करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि परिवहन विभाग की बैठक करें और आज इससे संबंधित एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, लगातार देखा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार हर एक जिले का दौरा भी कर रही हैं। अभी देखिए, अब मानसून आने से पहले ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। मतलब गंभीर हैं पहले से ही जो आने वाली परिस्थितियां, उनको लेकर मुख्यमंत्री, बाढ़ प्रबंधन विभाग की तरफ से जो बैठक की गई थी उसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि जो इलाके हैं उन इलाकों को चिन्हित किया जाए, समय पर वहां पर सामग्री लोगों को उपलब्ध कराई जाए, जहां पर बाढ़ आती है, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उन इलाकों से दूसरी कहां पर जगह है जहां लोगों को शिफ्ट किया जाना है, उसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर भी दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल देखिए कि हर, चाहे मौसम से संबंधित आपदाएं हो, चाहे अलग तरीके, मान लीजिए कहीं पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो हमेशा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से ही ऐसा रहता है कि किसी भी तरह से इस तरह की दिक्कतों से निपटने के लिए पहले से अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश तो समय समय पर देते रहते हैं। और यही वजह है कि जब जब इस तरह की कभी कोई समस्या आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार सभी लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई नजर भी आती है। और यही वजह है कि वो लगातार इस अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की वजह से कि बेहतर परिणाम रहते हैं, कि कहीं पर भी इस तरह की कुछ क्षति होती नजर नहीं आती। और ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि प्रचंड गर्मी भी आने वाले दिनों में पड़नी है। मार्च अप्रैल के बाद जैसे ही होली खत्म होगी उसके बाद लोग, लू चलती है, गर्मी से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बेहतर व्यवस्थाएं रहे, सरकार क्या कुछ लोगों को अपनी तरफ से सेवाएं दे सकती है, सरकार कैसे लोगों को इस तरह की, क्योंकि लू, नौतपा जैसी स्थितियां अभी काफी ज्यादा भीषण होने वाली हैं आने वाले दिनों में। होली के बाद इस तरह के मौसम में परिवर्तन होते हैं अक्सर, तो ऐसे में तमाम लोगों को इसमें बीमारियों का भी खतरा रहता है, लोग इसकी चपेट में भी आने की उम्मीद रहती है। तो इससे संबंधित तमाम जरूर दिशा निर्देश देते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अभी आप भी जैसे बता ही रहे थे कि आपदा से संबंधित दिशा निर्देश बैठकें चल रही हैं लगातार, तमाम चीजों पर खुद वो नजर बनाए हुए हैं, कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। योगी सरकार, ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। आकर्षित हो, यद्यपि आयोजन भारत के सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक आयोजन है,
लेकिन पूरे भारत को जोड़ने का भी एक माध्यम बन सकता है। हमने अपनी टीम से आकर के हम बैठक शुरू की, बातचीत शुरू की। तब तक हमारी तैयारियां प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी उस दौरान कि क्या इसमें हेड्स ऑफ द मिशंस को जोड़ा जा सकता है, विभिन्न देशों के जो मिशन हैं उनको इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी चर्चा की और मेरे मन में एक बात सामने आई थी। मेरे सामने 2013 का कुंभ भी था। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। तो मेरे मन में ये बात आई कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे आयोजन में भाग लेने के लिए आए और उनकी भावनाएं आहत हुई। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो, हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। और फिर हमने इस बारे में कहा, क्योंकि मुझे उससे पहले कई बार कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए होता क्या था वहाँ पे, जैसे शौचालय भी बनते थे, तो पूरा आयोजन तो गंगा के तट पर बालू में होता है, तो सीट को बालू में ऐसे डाल दिया जाता था और अधिक दिनों, जैसे सप्ताह 10 दिन कोई व्यक्ति रहे तो वहाँ बदबू आनी शुरू होती थी और उसके बाद मक्खी मच्छर ये सब शुरू होते थे, फिर बीमारी शुरू होती थी। तो हम लोगों ने इस बारे में कहा क्या कोई समाधान हो सकता है कि हम लोग ऐसे टॉयलेट बनाएं जिनकी नियमित रूप से सफाई हो सके। बालू में डालने की बजाय उन्हें हम नियमित रूप से सफाई करने की व्यवस्था कर सकें। तो इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उस समय गडकरी जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने उस समय 1 लाख टॉयलेट ऐसे तैयार करवाए और उन्हें उतने ही टॉयलेट थे, उतने टैंक भी बनाए, तैयार किए गए और नियमित रूप से उनकी सफाई के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा गया। ये कहीं भी एक भी सीवर या एक भी टॉयलेट का कोई भी लिक्विड गंगा या यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता के लिए कर्मचारी तैनात किए गए और ये राउंड द क्लॉक सफाई होगी। जब मुख्य स्नान है, भीड़ है, उस दौरान संभव नहीं, लेकिन जैसे भीड़ छंटे सफाई का कार्यक्रम हमारा चलता रहे। दिन में भीड़ है तो रात्रि में सफाई हो। कहीं भी कोई कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। नदी हो, आश्रम हो, घाट हो या फिर किसी भी अन्य स्थल पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था हर एक शिविर में हो सके। हम वाटर एटीएम की स्थापना कर सके। इस कार्यक्रम को भी उसके साथ जोड़ा गया और
आयोजन तो 55 दिन का था 2019 में, लेकिन मैंने तैनाती उससे भी 2 महीने पहले सभी कर्मचारियों की वहां पे की थी, जिससे इनकी ट्रेनिंग कराई जा सके। इनके लिए स्पेशल कोर्स, उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स वहां पे चलाए जा सके कि इस बड़े आयोजन को संपन्न करने के लिए उनको कैसे तैयार होना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, लेकिन साथ साथ जवाबदेही भी उसके साथ तय की गई थी। टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने उस समय उपयोग किया था, और इससे भी महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न तब होगा जब सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था, और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि हाँ, यह पुलिस हमें सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी भी स्वयंसेवी संगठन से महत्वपूर्ण रोल पुलिस की होती है, तो पुलिस का व्यवहार उस समय मायने रखता है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्ड पुलिस करती है, लेकिन पुलिस के प्रति आम जन के मन में एक अविश्वास जैसा भाव होता है। इस अविश्वास को दूर करना, पुलिस के लोगों का 4 महीने से काउंसलिंग की गई, उनकी स्पेशल कोर्सेज उनके चलाए गए, स्पेशल क्लासेस ली गई कि भाई देखो, पब्लिक कभी कभी गुस्सा होती है, होगी, क्योंकि होगा क्या कि मुझे मालूम था कुंभ के वॉल्यूम के बारे में, उसके स्केल के बारे में, कि महाकुंभ का आयोजन है तो इसमें भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो होगा क्या कि जो पहले आ जाएंगे उनको तो कम पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम संगम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग भरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। अब जिसको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कभी पैदल चला नहीं है, और उसको कोई पुलिसकर्मी रोकेगा तो झल्ला ही जाएगा। उन स्थितियों में गुस्सा नहीं होना है, हाथ जोड़ करके उसको समझाना है, उसको बैठने की व्यवस्था करनी है। इन सभी चीजों के लिए उन्हें तैयार किया गया। ये सभी आयोजन करने के लिए हम लोगों ने फिर 19 का, हमारे पास एक उदाहरण था कि 19 के प्रयागराज कुंभ ने एक संदेश दिया था स्वच्छता और सुव्यवस्था का। टेक्नोलॉजी का कुछ हमने हद तक उपयोग किया था, उसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। ऐसे ही 25 ये महाकुंभ होगा, इसमें भीड़ उससे ज़्यादा होनी है। इतना ज़्यादा भीड़ होगी ये हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं ये मानता था कि 24 की तुलना, यह 19 की तुलना में दुगनी भीड़ होगी, दुगनी। तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई। एक मैंने नवंबर 2022 में जो पहली बैठक ली थी, एक सामान्य बैठक ली थी, उस समय कोई तैनाती हमने किसी अधिकारी की नहीं की थी, लेकिन शासन के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक ली थी। उस समय मैंने कहा था कि भाई देखो, ये मान के चलिए कि हमारे पास 1 वर्ष का समय है। दिसंबर 2023 से एक्टिविटीज वहाँ प्रारंभ हो जाएंगी। हमें ये सभी कार्य हर हाल में 10 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करने होंगे, और ये आयोजन सफल तब होंगे क्योंकि हम महाकुंभ को तो एक टेम्परेरी सिटी में आयोजित करेंगे, लेकिन उसका सपोर्टिंग सिस्टम होगा प्रयागराज सिटी। प्रयागराज सिटी के एक व्यवस्थित डेवलपमेंट प्लान को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अंतर क्या होता है, जब लोगों को विश्वास पहले नहीं होता है तो लोगों में काफ़ी अनरेस्ट होता है, और जब पब्लिक को विश्वास होता है तो उसके बाद कोई अनरेस्ट नहीं होता है।
2019 में जब हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो सिटी के अंदर के अतिक्रमण को हटाने के लिए, सिटी के अंदर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैं वहाँ पर पहली 2-3 बैठक ली। सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, मंत्रीगण मौजूद थे, अच्छी बैठक हुई। लेकिन जब हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो एक एक करके विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों ने, फिर मंत्रियों ने, फिर बैठक से वॉकआउट हो गया उन लोगों का। और मुझे लगता है कि कुंभ आयोजन के पहले के 6 महीने ऐसे थे जिनमें उन लोगों ने मेरे साथ किसी बैठक में प्रतिभाग नहीं किया। ये 2019 की स्थिति थी। उन लोगों ने कहा कि साहब आप पूरे प्रयागराज सिटी को उजाड़ रहे हैं। मैंने कहा उजाड़ूंगा नहीं, इसको ठीक करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कुंभ के पहले ठीक हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो काम तो उसी स्पीड से कर रहा हूं कि कुंभ के पहले मैं इसको ठीक कर दूंगा। खैर, अगर मैं उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं पे ज़्यादा सुनता तो लगता था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा भी नहीं, मुझे ठीक करना है और मैं उस समाधान की तरफ ही आगे बढ़ता रहा। परिणाम क्या था कि कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया और भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज तो, क्योंकि रात भर मैं शाम को जाता था, क्योंकि मेरे बैठक में किसी मंत्री जनप्रतिनिधि को रहना नहीं था, अधिकारियों को रहना था। तो मैं शाम को जाता था यहाँ से, शाम को 6 बजे 7 बजे गया, आराम से बैठक लिया सर्किट हाउस में या मेला कार्यालय में बैठक लिया। बैठक लेने के बाद फिर उनके साथ में डिनर लिया। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजे के बाद फिर मैं निकलता था सिटी घूमने के लिए और सुबह फिर वहीं से अपना स्टेट प्लेन लेकर के लखनऊ वापस आ जाता था। ये मेरा क्रम लगातार चलता था 2019 में। लेकिन जब सिटी की शकल सूरत बदल गई, सिटी में डेवलपमेंट के कार्यों को देखा लोगों ने, तो लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, सिटी में कुछ अच्छा हुआ है। और 2025 के महाकुंभ के पहले मैंने उससे दोगुना काम किया है प्रयागराज में और कोई विरोध नहीं था। पब्लिक का भी सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिला, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे। जहां मैं कहता था वहां लोग खड़े होते थे। तो पब्लिक का ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इन सभी आयोजनों में। और परिणाम क्या था, हम लोगों ने उसके स्केल को बढ़ाया। जैसे प्रयागराज में हम लोगों ने मेले के दायरे को बढ़ाया। 2019 में जितना था हमने कहा लगभग इसका दोगुना करने का प्रयास करो। 2000 हेक्टेयर में था, यानी 5000 एकड़ में, तो इसको 10,000 एकड़ में बना दो। टॉयलेट 1 लाख थे तो उसको 1.5 लाख करो। संस्थाएं 6000 थीं तो इस बार 8000 आएंगी। 1 लाख टेंटेज थे पहले, 60,000 टेंटेज थे पहले 19 में, इस बार मान के चलो कि 1 लाख से ऊपर आएंगे। पेंटोन केवल 22 थे, उसको 30 किया गया। यानी हर एक के दायरे को बढ़ाया गया। पार्किंग स्पेस 5000 एकड़ में केवल पार्किंग के 6 अलग अलग स्थल हर रूट पे दिए गए थे, जिसमें 6 लाख बसेज और 4 व्हीलर को हम पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि कहीं ना कहीं हम लोग चूकेंगे, क्योंकि मुझे आशंका थी कि भीड़ इससे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें इसको बढ़ा के 10 लाख तक करना था। लेकिन प्रयागराज उसके आसपास स्पेस नहीं था, तो हम लोगों ने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी मिर्ज़ापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़,
कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, इन जनपदों में भी कुछ पार्किंग स्पेस दिए थे और होल्डिंग एरिया तैयार किए थे। रेलवे 2013 में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, 42 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो रेलवे का मुख्य जंक्शन के साथ साथ 9 अन्य स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया। प्रयागराज में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया, सिविल टर्मिनल का, होल्डिंग एरियाज बनाए गए। रेलवे स्टेशन के साथ साथ बाहर भी कि अगर बाई चांस किसी रेलवे स्टेशन पर 5 लाख की भीड़ एक साथ आ गई, रेलवे स्टेशन की सामर्थ्य 3 लाख की है, तो हम 2 से लेकर के 5 लाख अन्य लोगों को होल्डिंग एरिया में रोक करके उनके लिए व्यवस्था दे सकें। हमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं 2 चीज़ों का स्वभाव होता है। देखिए, ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी स्नान करने के लिए आ रहा है, एक श्रद्धा भाव उसके अंतःकरण में होती है, उसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं होता है। वो केवल अपने लक्ष्य तक जाना चाहता है और उसकी गति और नदी के जल की गति एक जैसी होती है। अगर आप बहते हुए पानी को रोकेंगे तो या तो उसमें करंट होगा तो उसको तोड़ेगा, और नहीं तो अगल बगल कहीं फैलेगा। अगर आपने उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है तो अगल बगल के क्षेत्रों में जहां वो फैलेगा वहां पे उसका नुकसान होगा। ऐसी भीड़ का कैरेक्टर भी होता है। आप उसको उसकी राह पर उसके गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग दीजिए, और जब भी आप उसको उसके गंतव्य के मार्ग पर को बाधित करने का प्रयास करेंगे और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पैदा होगी, तो वह अगल बगल के क्षेत्र में फिर जैसे ही बिखरेगी, तो अगर वहाँ पे होल्डिंग एरिया नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई स्टैम्पेड होने की खतरे होते हैं। ये अक्सर होता है। लेकिन धार्मिक भीड़ जो सचमुच आध्यात्मिक भावना से उत्प्रोत होती है, वो अत्यंत अनुशासित भी होती है। आपने देखा होगा 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1-1:15 बजे से, यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है, और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। आप अनुमान करिए, जहां पे पूरी सिटी, जिस सिटी की क्षमता केवल 25 लाख की हो, उस सिटी के अंदर 2.5 से 3 करोड़ लोग हों। मेला क्षेत्र में जिसमें रहने के लिए हमने केवल 25 लाख लोगों की व्यवस्था की है, उस मेले क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक की भीड़ हो। आने वाले सभी मार्गों पर भीड़ हो। और यह स्थिति तब थी जब हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, इन सभी में जो होल्डिंग एरिया और पार्किंग के स्थल चिन्हित किए थे, इनमें 2 लाख से अधिक वाहन हमने वहां खड़े करके रखे थे। ये 2 लाख वाहनों में लगभग 2 करोड़ से अधिक पब्लिक वहां मौजूद थी। हाँ, चूंकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से तैयार किया गया था कि वहां रोकना पड़ेगा, हो सकता है 24 से 36 घंटे तक उनको रोकना पड़ेगा।
तो उनके लिए वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करने हैं। उनके लिए वहाँ पे भोजन की व्यवस्था जो भी आप बड़े पैमाने पे लोगों को तैयार कर सकते हैं पब्लिक सपोर्ट से करना होगा। हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में जो विद्यालय हैं इनमें एक एक दो रसोइयाँ हैं। विद्यालय बंद करके उन सभी रसोइयों को बुला करके एक जगह उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू हुई और हर एक जनपद में ये हुआ। परिणाम था कि 24 घंटे तक हम लोगों ने यानी 28 की सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 की सायंकाल 5 बजे तक इन सभी लोगों को हम लोगों ने अगल बगल के जनपदों में 2 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करके रखा और तब जाकर के फिर वे जब प्रयागराज में, क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मुख्य अमृत स्नान भी था, श्रद्धालु जनों के साथ साथ 13 अखाड़ों का स्नान भी होता है। अखाड़ों का स्नान 2 चैलेंज होते हैं। एक, पहला स्नान कौन करेगा, जिसको लेकर के पहले के कुंभ में मारकाट होती थी, व्यापक झगड़े होते थे। दूसरा, स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। अधिकारीगण मौके पे मौजूद थे, इन चीज़ों को हम लोग लगातार उन चीज़ों को करने लग गए और फिर उनका स्नान, चूँकि मुहूर्त 29 को पूरे दिन भर था, तो फिर दोपहर 12 बजे तक उनको लिए संगम नोच खाली करवा करके वहाँ पे उनके स्नान की तैयारी की गई और फिर 3 बजे से 2-2:30 बजे से उनका स्नान प्रारंभ हुआ, 13 के 13 अखाड़ों का और अन्य संतों का। एक प्रेशर संतों का स्नान करने का था, दूसरा श्रद्धालु सकुशल स्नान करके निकल भी सके, यह एक आयोजन था। देखिए, एक विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करना एक चैलेंज था। अक्सर होता है जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और ये मान के चल लेते हैं कि अब जो होना होगा देखा जाएगा। नहीं, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेकर के और उस समय मजबूती से उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होना होगा। दूसरा है कि डायलॉग की भाषा, डायलॉग स्थापित करना पड़ेगा हर एक स्टेक होल्डर से, श्रद्धालुजन से, संतों से और अन्य उन लोगों से जो इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहतर समन्वय के साथ उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यह कार्य फिर वहाँ पर पहले से भी था, लेकिन इसको और बेहतर करके मैंने स्वयं भी बातचीत करना शुरू किया यहाँ से। तो आयोजन भी हुआ, अन्य आयोजनों को कंट्रोल किया गया, अगल बगल के जनपदों को भी कहा गया कि भाई देखो, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप वहाँ से किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ता आप क्लियर करेंगे जिससे यहाँ से निकलने वाले लोगों को हम बाहर निकाल सकें। और रेलवे स्टेशंस की भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए होर्डिंग एरिया के साथ साथ जगह जगह कंट्रोल करने के लिए टीम्स पहले से तैयार थी, लेकिन उसमें और भी हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ी थी। तो ये प्रयागराज की दृश्य था जिसमें प्रयागराज के इस पूरे आयोजन को सकुशल हम संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन
पूरे आयोजन में ये आस्था आर्थिकी का भी कारण बन सकता है, प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकता है। यह मुझे लगता है कि अब तक जिसको हम नज़रअंदाज करते थे, आज वह देखने को वहाँ मिल रहा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के पहले पूरा आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ है। 45 दिन का आयोजन था। 13 जनवरी को मुख्य एक स्नान था पौष पूर्णिमा का, वो शुभारंभ था महाकुंभ का। दूसरा स्नान मकर संक्रांति का था, इसमें अमृत स्नान भी था। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का था 29 जनवरी को। चौथा स्नान था बसंत पंचमी 3 फरवरी को। पांचवा स्नान था माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को। और अंतिम स्नान और महाकुंभ का समारोह था 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। 6 स्नान थे जिनमें 3 अमृत स्नान थे। महाकुंभ में 8000 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया था, यानी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं थीं। शेष अन्य तमाम अन्य संगठन भी इस आयोजन में भागीदार बने थे और 1 लाख से अधिक टेंटेज हम लोगों ने वहाँ उपलब्ध करवाए थे पूरे आयोजन में। बालू में चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर गीला होगा तो धंसेगा और अगर थोड़ा बहुत सूखा है, धूप है, तो वह धूल उड़ाएगा बहुत। उसके लिए चेकर्ड प्लेट बिछाई जाती है। 500 किलोमीटर की चेकर्ड प्लेट हम लोगों ने उसके लिए तैयार की थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए थे गंगा नदी और यमुना नदी को पार करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए। हम लोगों ने रिवर फ्रंट तैयार किए थे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट भी बनाया गया था। कुछ पक्के घाट बनाए गए थे। जो लोग सामान्य दिनों में अक्सर होता क्या था, कुंभ के दौरान बसंत पंचमी के स्नान के बाद मेला लगभग समाप्त हो जाता था। केवल कल्पवासी बचते थे माघी पूर्णिमा तक। उनका 1 महीने का चलता है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक। शेष मेला बसंत पंचमी के दिन लगभग संपन्न हो जाता था। लेकिन पहली बार था कि मेला महाशिवरात्रि तक चला। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 45 दिन में एवरेज 75,000 से 1 करोड़ लोग आएंगे, यानी 75,000 से 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी। लेकिन एवरेज जो उपस्थिति थी पूरे आयोजन में, ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी मौनी अमावस्या में 28, 29 और 30 को ही 15 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए थे, जिनमें 5 करोड़ 28 जनवरी को, 8 करोड़ आए थे आपके 29 जनवरी को और 2 करोड़ थे 30 जनवरी को। शेष उससे पहले लगभग 3.5 करोड़ आए थे मकर संक्रांति को और 1.5 करोड़ आए थे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। अन्य दिनों में 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख चल रहा था। ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी 28 के पहले। लेकिन 28 के बाद, 29 के बाद, 30 के बाद ये संख्या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ पर डे के हिसाब से चलती रही। और आपके लगभग 3 करोड़ के आसपास थी बसंत पंचमी के दिन, 2 करोड़ के आसपास थी आपके माघी पूर्णिमा के दिन, और बाकी अन्य दिनों में 1.25, 1.5, 1.25 ये संख्या वहाँ निरंतर चलती रही। ये पब्लिक के मन में, देश में, दुनिया में कोई भी ऐसा तबका नहीं था। राष्ट्रपति जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी इस आयोजन में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी 5 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने, उपराष्ट्रपति जी 1 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने थे।
10 फरवरी को राष्ट्रपति जी आई थी, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण आए थे, राज्यपाल आए थे, माननीय मुख्यमंत्रीगण आए थे और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन में भागीदार बने। भूटान के नरेश भी इस आयोजन में भागीदार बने थे। 12 देशों के मंत्रीगण आए थे और अन्य देशों के लगभग 100 से अधिक देशों की भागीदारी इस पूरे आयोजन में होती है। हर एक तबका उस आयोजन का हिस्सा बना था, क्या उद्यमी हो या सामान्य नागरिक हो, क्या वह सेलिब्रिटीज हो, चाहे वह फिल्म स्टार हो, चाहे वह देश का जो क्रिकेटर हो या कोई भी अन्य, हर एक तबके का व्यक्ति उस आयोजन का हिस्सेदार बना था। और जो भी आया उस अद्भुत संगम को देखकर के, दृश्य को देखकर अभिभूत होता था, डुबकी लगा करके फिर वहां से बहुत अच्छी बातों को लेकर के जाता था। प्रयागराज के बहुत सारे सबक भी हैं और महाकुंभ का सबक यही है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दिश से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहाँ हुए भी। और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहाँ सामग्री भी मिले। आप देखें, दुनिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर को भी देखा होगा और उन आयोजनों में आप भागीदार भी बने होंगे जिसके बारे में उनकी नेगेटिविटी और उनके द्वारा जो तमाम प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती थी, उनमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में जो टिप्पणी की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है, उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा लोग जुटे। यानी यूएस की जो कुल पॉपुलेशन है उसकी लगभग दोगुनी आबादी इस आयोजन का हिस्सा बनी थी। बीबीसी ने कहा कि महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। बीबीसी की टिप्पणियां हर व्यक्ति जानता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों, यानी इस आयोजन में न केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची। राइटर्स ने लिखा यह डिजिटल कुंभ था जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। हमने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी जारी किया था। अगर किसी श्रद्धालु को कहीं जाना है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था, QR कोड को डाउनलोड करिए, आप उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टॉयलेट की पोजीशन क्या है, आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों ने इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था। 2700 कैमरे थे जो 360 डिग्री तक जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था। और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने एक एक की मॉनिटरिंग की थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो या फिर सिक्योरिटी का हो। हम लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ पूरे कुंभ क्षेत्र को कवर करके रखा था। कोई भी ड्रोन बिना परमिशन के वहां उड़ नहीं सकता था और इसके लिए पहली बार किसी आयोजन में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन ने लिखा है कि यह पर्वों का पर्व था। लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। CNN ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नज़ारा है। और यूनेस्को ने लिखा है, यूनेस्को के जो डायरेक्टर थे टिम कर्टिस, उन्होंने भी एक बयान इस पे जारी किया था। वे स्वयं महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बने थे। उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले
2023 से इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह भारत के प्रति एक दृष्टि देता है। आयोजन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, किसी भी प्रकार के भेद से मुक्त एक ही नदी के एक ही घाट पर सभी लोग उसी पवित्र भावना के साथ डुबकी लगा रहे थे, और जो जिस भाव के साथ डुबकी लगा रहा था उसको उस प्रकार की अनुभूति उस आयोजन में देखने को भी मिली। इस पूरे आयोजन के लिए जो चीज़ें हम लोगों ने की, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ हमने इस पूरे आयोजन में खर्च किए, लेकिन इसमें से लगभग 6,000 करोड़ हमारे खर्च हुए थे प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जैसे हमने 200 से अधिक सड़कों को 2 लेन थी तो 4 लेन, 4 लेन थी तो 6 लेन में बदलने का काम किया था। 14 नए फ्लाईओवर बनाए, 9 अंडरपास बनाए, प्रयागराज की विरासत से जुड़े हुए 12 कॉरिडोर बनाए गए, जैसे अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुहा कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर। प्रयागराज के जो इष्ट देव हैं वो बेनी माधव हैं। 12 माधव की मान्यता है प्रयागराज में। इन 12 माधव की कॉरिडोर को भी हम लोगों ने डेवलप किया। तो ये सभी पे पैसा हम लोगों ने दे करके उसका डेवलपमेंट किया। लेटे हुए हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी हैं, उनका भी एक कॉरिडोर वहाँ पे बनाया, पूरा उसको तैयार किया गया है। इसके अलावा जो बात अक्सर चलती थी, जिसके बारे में यूनेस्को ने भी बात कही है ना, कि 2023 से ही उस बात को देखना चाहते थे कि इतना बड़ा आयोजन होगा तो स्वाभाविक रूप से इसके पर्यावरणीय उस पर क्या असर पड़ेगा। हम लोग इस बात को जानते थे और 2013 की घटना भी हमारे सामने थी, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री आए थे और उनको गंगा जी में गंदगी देखने को मिली। उसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पाए थे स्नान करने का। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा था कि पहले दिन से ही, कि गंगा नदी हो या यमुना नदी, कहीं भी कोई नाला या कोई सीवर लीक न होने पाए, सिटी का हो या उससे ऊपर भी। देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वह है कानपुर था। कानपुर में 125 वर्ष से अकेले सीसामऊ के पास 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा नदी में गिरता था। हम लोगों ने 3 वर्ष पहले ही उसे टेप करवा करके आज एक भी बूंद सीवर वहां से गंगा नदी में नहीं गिरता। जाजमऊ कानपुर का ही है, जहां पे ट्रेनरीज का सभी एफ्लुएंट गिरता था। ये बहुत ही खतरनाक विषैला एफ्लुएंट था और इसको, उसका दुष्प्रभाव क्या था कि उसके कारण गंगा नदी के सभी जलीय जीव भी मर गए थे। हम लोगों ने उसको भी कंट्रोल किया और 2 वर्ष पहले उसको कंट्रोल करके हर एक टेनरी पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग होने लग गई। या तो आप टेंडी चलाइए, उसके लिए आप यहाँ पे कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के साथ इसको जोड़िए, आपको फैसिलिटेट हम कर रहे हैं, अन्यथा इसको बंद करिए, ये नहीं चल सकता। प्रयागराज में भी हम लोगों ने
एसटीपी के निर्माण की कार्रवाई को नमामि गंगे परियोजना के साथ जोड़ करके पूरा किया था, लेकिन फिर भी 261 एमएलडी के सेवर ऐसे थे जो अभी एसटीपी के साथ टेप नहीं किए गए थे। तो इसको हमने बायो रेमेडिएशन और जियो ट्यूब के माध्यम से जोड़ने का काम किया था और कहीं भी कोई एक भी बूंद सेवर न गिरे। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों ने फेक रिपोर्टिंग करनी प्रारंभ की थी। लेकिन हमारी स्वयं स्टेट गवर्नमेंट की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लैब्स वहाँ मौजूद है। हमने कुछ प्राइवेट लोगों को भी, प्राइवेट पार्टीज को भी वहाँ पे लैब्स स्थापित करने के लिए वो किया था कि आप भी करेंगे हम भी करेंगे, और फिर हम सैंपल को एक दूसरे के सैंपल को एक दूसरे को शेयर भी करेंगे, वो लोग एक दूसरे के यहाँ भी देखें। देखिए, जल की शुद्धता के 2 मानक होते हैं। एक बीओडी 5 से यानी 3 से कम होना चाहिए। यह जब भी हम लोगों ने इसके लिए अलग अलग समय में जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक निरंतर हम लोग इसको लेते रहे, और जब भी लिया गया इसकी मात्रा संगम में, देखिए कोई ना कोई ऐसा दैवीय गुण जरूर है कि संगम में जब भी हम लोगों ने कहीं से भी सैंपल लिए तो संगम में यह 3 से नीचे ही मिलता था। 2, 1 इसमें हमें मिलता था। और डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसकी मात्रा के बारे में जब भी हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा की तो ये 5 से ऊपर होना चाहिए, और संगम तट पर ये हमेशा 8, 9, 10 इससे ऊपर मिलता था। हाँ, बीओडी की मात्रा जब हम थोड़ा ऊपर आते थे तो बीओडी 3 और उसके आसपास मिलती थी। यमुना जी में थोड़ा सा ऊपर जाते थे तो उससे ज़्यादा मिलती, संगम में वो इतना मिलता था। एक जिसके बारे में लगातार लोग चर्चा कर रहे थे, जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम पे भी एक रिपोर्ट छापी गई थी कि फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ गई है। ये जो फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा के बारे में इनका कहना था, उसमें उसके 3 कारण होते हैं। वह 100 ml में 2500 MPN के रूप में उसकी मात्रा को लोग नापते हैं कि 2500 से ये कम होना चाहिए। जब भी हम लोगों ने अलग अलग डेट पर 11 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक जब भी हम लोगों ने लिया, फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ने का कारण अगर वह 100 ml में 2500 से ऊपर है तो मान के चलिए कि उसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो कहीं पे सीवर लीक है, या जो जानवर होते हैं, भैंस, गाय, ये नदी में स्नान करते हैं, गोबर करते हैं, तो उसके कारण भी फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या इसके कारण ये बढ़ रहा है, या फिर कोई अन्य कारण है कि नदी पहले से प्रदूषित है। हम लोगों ने 12 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी के बीच में संगम में जब भी फीकल कोलिफॉर्म के नमूने लिए, ये हमेशा यानी संगम में ये 100 तक आ रहे थे, यानी जो 2500 से नीचे होना चाहिए था वो 100 तक आ रहा था। हाँ, इसकी मात्रा उस जगहों पर हमें जब हम काफ़ी ऊपर आते थे, और जहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं सामान्य दिनों में कि लोग अपने भैंस को इस पार से उस पार ले जा रहे हैं या भैंस वहाँ छोड़े हुए हैं, तो हो सकता है कुछ सैंपल वहाँ के रहे होंगे जिसमें 1200-1300 तक वो फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा वहाँ मिल रही थी। शेष अन्य स्थलों पर भी बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें हम लोग लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने इसको चैलेंज किया था कि भाई आपके जो नमूने हैं ये गलत हैं, आप हमारे सैंपल को लीजिए, और हमारी टीम आपको इसको चैलेंज कर रही है। 2 लैब्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसके अनुसार इसको देखिए। अंततः सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड को इसके बारे में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसके बारे में इस बात को मानना पड़ा था।
ये आयोजन आर्थिकी के बहुत बड़े आधार भी बनते हैं, और ख़ास तौर पर इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि रोजगार का सृजन कितने बड़े पैमाने पे होता है और कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन का आधार बनता है। अलग अलग प्रकार के नए चीज़ें देखने को मिले। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ कि एक सज्जन आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि साहब मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कुंभ में। हमने कहा भी किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है? उन्होंने कहा साहब मैं वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का एक रेप्लिका बनाना चाहता हूँ। तो मुझे भी लगा भी कौन आना चाहेगा, एक 12 ज्योतिर्लिंग जिसको दर्शन करना होगा उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जाके दर्शन करेगा, यहाँ रेप्लिका बना के क्या करेगा। लेकिन हमने उसको प्रेरित किया कि भाई ठीक है, अगर आप, जो कि प्रधानमंत्री जी की रुचि भी है, तो हमने कहा भी जितना भी रॉ मटेरियल है, स्क्रैप का जितना भी स्टील लोहा है या टायर है या फिर जितना भी एल्यूमिनियम, जितना भी इस प्रकार का जो है मटेरियल है, उसका उपयोग करते हुए अगर आप बनाते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। नगर निगम से कहा गया कि भाई आप इसको इसमें सपोर्ट, इसमें देखो, इनसे बातचीत करो। तो नगर निगम प्रयागराज ने उनके साथ कहा, तो प्रयागराज से उन्होंने 11 एकड़ लैंड मांगी। उन्होंने बताया मैं 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाऊंगा और 6 अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों को के रेप्लिका तैयार करूंगा, और उसको मैं वहाँ मूर्ति या कोई ज्योतिर्लिंग नहीं रखूंगा, बाहर ही मंदिर का वो बनाऊंगा, ढांचा तैयार करूंगा और बाहर एक वीडियो स्क्रीन के माध्यम से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में उसके बारे में बताऊंगा। ये ज्योतिर्लिंग ठीक उसका कोऑर्डिनेट वही होगा जो जहाँ पे जिस कोऑर्डिनेट के साथ स्थित है भारत के अंदर। हमने ओके किया, उसने बनाया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसको उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी तक उसने जितना इन्वेस्ट किया था वो पूरा पैसा अपना कमा चुका था। 14 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 14 करोड़ की उसकी कमाई हो गई थी। हाँ, उसके बाद तो प्रॉफिट ही है, और वो आज भी चल रहा है। यानी ये तो मैं 21 दिनों की बात कर रहा हूँ, वो 26 फरवरी के 27 फरवरी तक लगातार वैसी भीड़ चलते रही उसमें। तो यह एक अपने आप में उदाहरण है। ऐसे ही आप किसी भी उसको देखेंगे वहाँ पे, अपने आप में एक अद्भुत वो है कि कैसे वहाँ पर अलग अलग तबके के लोगों ने अपनी आजीविका का एक नया माध्यम बनाया था। तो जो जिस भाव से गया उसको उस प्रकार की दृष्टि वहाँ देखने को मिली, उस प्रकार की सृष्टि भी उसको देखने को मिली। और महाकुंभ के आयोजन के बहुत सारे सबक हैं। हमें धैर्य के साथ इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना होगा। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर नए मार्ग हमें देखने पड़ेंगे और प्रकृति के उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो पहले से हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे नदी का प्रवाह है, आप छेड़ोगे तो उसके दोनों परिणामों के बारे में हमें पहले से इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही भीड़ का भी प्रवाह होता है, उसको या तो उसकी राह चलने दो, उसको मार्ग दीजिए जाने के लिए आगे, और नहीं तो फिर वह कहीं ना कहीं भगदड़ का कारण जरूर बनेगा। मुझे अच्छा लगा कि भारतीय डाक सेवा से जुड़े हुए आप सभी अधिकारीगण इसमें रुचि लिए, और IIM लखनऊ में आप लोगों ने यहाँ पर आकर के आज इस संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ भी आपको यहाँ पर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रोफेसर सब्यसाची सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आप सुन रहे थे जिन्होंने भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में बैठक की, साथ ही साथ महाकुंभ का आयोजन कैसे सफल हुआ, क्या कुछ उसकी उपलब्धियां रहीं, किस तरह से लोगों ने महाकुंभ के आयोजन से अपना रोजगार उपलब्ध किया, ये सारी बातें इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। जल की शुद्धता 2 मानक होते हैं। संगम में डिजॉल्व ऑक्सीजन के 10 वहां पर लगाए गए थे और यूपी के विकास को लोगों ने सराहा भी। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई बैठक के दौरान।
तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में लखनऊ में यह बैठक चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। महाकुंभ की तमाम जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की, उन उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया और महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए किस तरह से सरकार लगी हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी।